अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम एमजीटी 402 का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेबर कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स होते हैं: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। आज से हम लेबर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले लेबर कॉस्ट क्या होती है। लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वर्कर्स को वेजेस दिए जाते हैं। ये वेजेस ही लेबर कॉस्ट होती है। यदि लेबर कॉस्ट सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी में तीन टाइप्स के एम्प्लॉयज होते हैं। यानी फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं यानी प्रोडक्शन वाले। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं यानी वो ऑफिस वाले होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ भी होते हैं जो सेल्स वाले होते हैं। अब इसके वन लाइन डेफिनेशन अगर हम देखें तो लेबर कॉस्ट इज द टोटल वेजेस एंड सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज फॉर देयर वर्क इन प्रोडक्शन और सर्विसेज। यानी जो प्रोडक्शन करते हैं, वो काम करते हैं, उनके बदले में हमने उनको सैलरी देनी होती है, तो ये हमारी लेबर कॉस्ट होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टोटल लेबर कॉस्ट को चार मेन टाइप्स में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में यूज होती है। जैसे पेन बनाने वाला वर्कर, इस कॉस्ट को प्रोडक्ट के साथ ट्रेस किया जा सकता है। इसकी वन लाइन डेफिनेशन अगर हम इसको देखें तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द वेजेस पेड टू वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड कैन बी ट्रेस टू द कॉस्ट यूनिट। तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसको बोलते हैं। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तीन कंडीशंस होती है। यानी लेबर कॉस्ट को डायरेक्ट कब कहते हैं, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। नंबर वन, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। अगर तो उस कॉस्ट का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हम उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे। इस रिलेशनशिप को मेजर किया जा सकता हो। अगर हम इसको मेजर कर सकते हैं तब इसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे। और अमाउंट मटेरियल सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखी गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लेबर जो प्रोडक्ट बनाने में तो यूज होती है लेकिन डायरेक्टली ट्रेस नहीं हम उसको कर सकते। जैसे सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, वॉचमैन, इनकी वेज प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ी जा सकती। इनका वन लाइन डेफिनेशन में हम देखें तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज वेजेस paid to workers who support production but cannot be directly traced to a specific product, जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल में देखें हम कि सुपरवाइजर की सैलरी यानी प्रोडक्ट से डायरेक्टली नहीं जोड़ी जा सकती, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी। अब इसके बाद स्टोर कीपर की वेज यानी स्टोर मेंटेन करता है, प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो वो भी हम जिसको डायरेक्ट नहीं रिलेट कर सकते। जैसे फॉरमैन की सैलरी यानी पूरी फॉरमैन तो पूरी फैक्ट्री को देखता है ना। आगे क्लरिकल क्लरिकल स्टाफ यानी ऑफिस का काम करते हैं सारा कुछ, तो वे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड होंगे। अब यहाँ ऊपर दो कॉस्ट और बताई गई थी जो कि एब नॉर्मल लेबर कॉस्ट और लेबर रिलेटेड कॉस्ट। अब ये क्या होती है। अब एब नॉर्मल लेबर कॉस्ट वो लॉस्ट लेबर कॉस्ट जो मशीन खराब होने या पावर फेलियर की वजह से वेस्ट हो जाती है। ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, इसको एब नॉर्मल लेबर कॉस्ट कहा जाता है। यानी एब नॉर्मल लेबर कॉस्ट इज द लेबर कॉस्ट वेस्टेड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक मशीन ब्रेक डाउन और पावर फेलियर। तो ये सब किसमें होगी, एब नॉर्मल, इस नाम से जाहिर है एब नॉर्मल लेबर कॉस्ट। अब लेबर रिलेटेड कॉस्ट क्या होती है कि ओवर टाइम पे, यानी ये भी इस लेबर से रिलेटेड होती है। जैसे ओवर टाइम पे, बोनस, शिफ्ट अलाउंसेस और अदर बेनिफिट जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। तो ये सारे कुछ किस में ऐड होंगे, अदर लेबर रिलेटेड कॉस्ट में होंगे। यानी लेबर रिलेटेड कॉस्ट इंक्लूड्स ओवर टाइम पे, बोनसेस, शिफ्ट अलाउंसेस एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे लेबर कॉस्ट इंटरेक्ट के बारे में पढ़ लिया। पेरोल सिस्टम क्या होता है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। अब पेरोल एक लिस्ट है जिसमें कंपनी के सब एम्प्लॉयज के नाम और उनकी ड्यू वेजेस या सैलरी लिखी होती है। जब भी एम्प्लॉयज को पेमेंट दी जाती है ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। वेजेस अर्नर्स को वीकली पे किया जाता है। सैलरी अर्नर्स को मंथली, जिनको सैलरी मिलती है उनको सारी सी बात है महीने के बाद सैलरी मिलती है, तो उनको मंथली पे किया जाता है। जो वेज अर्नर्स होते हैं उनको वीकली पे किया जाता है। तो ये इनके अपने हिसाब होते हैं। मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रूल्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस पे एंड नेट पे। अब ये क्या होता है। ग्रोस पे वो टोटल अमाउंट जो एम्प्लॉय ने कमाया है यानी डिडक्शन से पहले, यानी उसका ग्रोस पे है ना, वो हमने उसमें सभी कोई भी डिडक्शंस नहीं किए हैं, तो वो जो टोटल अमाउंट होगा वो ग्रोस पे होगा। और नेट पे है वो एक्चुअल अमाउंट
जो एम्प्लॉय को मिलता है डिडक्शंस के बाद, जो भी हम टैक्स वगैरह डिडक्ट करते हैं उसके बाद जो एम्प्लॉय को मिलता है वो नेट पे होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है कि नेट पे निकालने का फार्मूला होता है ग्रॉस पे में से डिडक्शंस को निकाल दें तो हमारे पास नेट पे आ जाएगी। अब हम देखते हैं डिडक्शंस यानी कटौती, ये क्या होता है। अब डिडक्शंस, अभी डिडक्शंस दो तरह की होती हैं, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस एंड नॉन स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी डिडक्शंस। अब स्टैट्यूटरी डिडक्शंस ये लॉ के अकॉर्डिंग कट किए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, ये स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होगी। एम्प्लॉयर टैक्स कलेक्टर की तरह एक्ट करता है, वो टैक्स कट करवाता है और गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एम्प्लॉयर आता है वो टैक्स कलेक्टर की तरह काम करता है, वो टैक्स कट करता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स में देखें, इनकम टैक्स है यानी पे पे एज यू अर्न और, इसका ये मुखफ़्फ़ आपने याद रखना है। और आगे एम्प्लॉयज यानी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, इसकी वन लाइन डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस आर कंपल्सरी डिडक्शंस मेड बाय लॉ सच एज इनकम टैक्स, हमें देना ही देना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। अब ये क्या होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, ये वॉलंटरी डिडक्शंस होते हैं जो एम्प्लॉय खुद चूज करता है, ये लॉ की वजह से नहीं होते। एग्जांपल, ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शंस, यूनियन की फीस, हमने अगर किसी यूनियन से उसका ताल्लुक है तो उसको उसकी फीस देनी पड़ेगी। पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, अगर वो चाहता है कि उसकी पेंशन लगे तो उसकी सैलरी से उसकी कटौती हो जाएगी। चैरिटी गिविंग, अगर वो चैरिटी देना चाहता है तो स्पोर्ट्स क्लब फीस, ये सब कुछ वो है जो नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है जो वॉलंटरली वो देता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस पे में से हम ये सारा कुछ निकालेंगे, स्टैट्यूटरी डिडक्शन से अगर कुछ नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन तो हमारे पास नेट पे आ जाएगी टू टेक होम, यानी वो इतनी सैलरी जो वो घर लेके जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लेबर टू द एम्प्लॉयर। अब इसका कॉन्सेप्ट देखें कि एम्प्लॉय को जो नेट पे मिलता है वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है एम्प्लॉय के लिए, यानी एम्प्लॉयर को ग्रोस पे प्लस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दोनों देने पड़ते हैं। इसलिए एम्प्लॉयर की टोटल जो कॉस्ट है ग्रोस पे से भी ज़्यादा होती है, यानी टोटल कॉस्ट एम्प्लॉयर वो देनी होती है ना ग्रोस वेजेस के साथ साथ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड भी होते हैं तो उसको देने पड़ते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए। इस तरह उसकी जो नेट, तो उसकी जो सैलरी होती है ना वो उसको ग्रोस पेजेस से भी उसको ज़्यादा होती है। उसकी वन लाइन डेफिनेशन अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर टू एम्प्लॉयर इंक्लूड्स ग्रोस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। कुछ फंड भी होते हैं जो लेबर फंड होते हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, तो वो फंड ऐड करके इसलिए उसकी ग्रोस पे से भी ज़्यादा उसकी नेट पे बन जाती है एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर आपको सैलरी और वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब सैलरी फिक्स्ड अमाउंट पेड मंथली और ईयरली जो ऑफिस स्टाफ को दी जाती है। अब वेजेस क्या होते हैं, पेड ऑन ऑयरली बेसिस, ऑयरली और पर यूनिट बेसिस, यानी फैक्ट्री वर्कर्स को किस दिए जाते हैं, उनके जितने आवर्स वो काम करते हैं, जितने आवर्स वो काम करते हैं तो ऑयरली बेसिस उनको ये दिए जाते हैं, ये वेजेस होती है। अब कुछ अदर डिडक्शंस भी हैं यहाँ पर, कि अदर डिडक्शंस क्या है, यानी और भी ज़्यादा जो कटौतियाँ होती हैं उनको देखते हैं एक बार। अब डिडक्शंस तो वो होते हैं, दो तरह के होते हैं, ये स्टैट्यूटरी होते हैं जो लॉ की वजह से होते हैं, ये नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं जो वॉलंटरी होती हैं। अब अदर डिडक्शंस वो वॉलंटरी डिडक्शंस होते हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एग्रीमेंट से कट किए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय खुद चाहता है कि उसकी सैलरी से ये पैसा कट हो किसी मकसद के लिए, एम्प्लॉयर इस पैसे को कट करता है और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। मान लीजिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें, इससे जैसे कोई एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी में से 1000 रुपये हर महीने चैरिटी हो, ये पेंशन स्कीम में जाए, ये ट्रेड यूनियन की फीस टोटो, एम्प्लॉयर ये पैसा कट करता है और चैरिटी पेंशन फंड या यूनियन वगैरह को दे देता है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, इनको एक बार देख लीजिए, सब पेंशन कंट्रीब्यूशन से सब कुछ को रीड कर लीजिएगा। अब सैलरी और वेजेस क्या थे मैं आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे कि डिटरमाइनिंग वेजेस रेट, अब हम वेजेस के जो रेट है वो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। वेज रेट्स को डिटरमाइन करने का मतलब है कि वर्कर को कितना पैसा देना है ये डिसाइड करना, ये जॉब की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर जॉब मुश्किल है, ज़्यादा स्किल्स चाहिए या डेंजरस है तो वेज रेट ज़्यादा होगा, अगर जॉब आसान है तो वेज रेट कम होगा, तो इसको डिफाइनिंग वेज रेट्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस के क्या फायदे, सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता क्या है। जॉब एनालिसिस का मतलब है किसी भी जॉब को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना और अच्छे से स्टडी करना। इस स्टडी में हम ये देखते हैं कि जॉब में क्या क्या काम करना है, किस कंडीशन में काम करना है, वर्कर में कौन सी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स चाहिए, कौन से मेथड्स और टेक्निक्स यूज करते हैं या यूज करनी चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि हर जॉब की वैल्यू पता चले,
ताकि सूटेबल वेज रेट फिक्स किया जा सके। अब हमने वेज रेट भी फिक्स करना है, सैलरी फिक्स करनी है, उससे पहले हमें जॉब का एनालिसिस करना पड़ेगा कि जॉब मुश्किल है, आसान है, उसमें कौन सा मेथड यूज हो रहे हैं, क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सब कुछ हमें जॉब एनालिसिस से पता चलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसकी देखेगा, मान मान लीजिए कि कंपनी में दो जॉब्स हैं। एक हेल्पर की है जो कि आसान काम है, और एक मशीन ऑपरेटर है। अब मशीन ऑपरेटर का काम मुश्किल होता है, उसके लिए ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती है। जॉब एनालिसिस से पता चलेगा कि मशीन ऑपरेटर की जॉब ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए उसका वेज रेट हेल्पर से ज़्यादा होगा। अगर इसकी वन लाइन डेफिनेशन देखें तो जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ जॉब into basic elements to determine duties, responsibilities, skills required and related worth of the job for fixing wages। अब इसके एडवांटेजेस देखें, जॉब एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब इसको देखें, यहाँ पे सबसे पहले राइट वर्कर सिलेक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि जॉब के अकॉर्डिंग सही वर्कर सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि जॉब के लिए किस टाइप का वर्कर चाहिए। फिक्स सूटेबल वेज रेट्स, यानी जॉब की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग वेज फिक्स कर सकते हैं हम। ट्रांसफर एंड प्रमोशन, डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है हमें, किसी ट्रांसफर करने चाहिए, इसको प्रमोशन मिलती है। ये सब कुछ जॉब एनालिसिस से पता चलता है। सेटल डिस्प्यूट्स, यानी वर्कर्स के साथ डिस्प्यूट सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। इंक्रीज सेटिस्फेक्शन, यानी वर्कर्स को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब मिलती है तो उनकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाती है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट है टाइम कीपिंग। अब टाइम कीपिंग का मतलब है वर्कर्स के आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड करना। ये दो पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पेरोल के लिए, पेरोल मतलब वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, उसको देना कितना है। कॉस्ट एनालिसिस के लिए, यानी ओवरहेड एलोकेट करने के लिए, यानी कॉस्ट का एनालिसिस हमने करना है। अब टाइम कीपिंग के कुछ पर्पसेस हैं। यहाँ पे देखें, पर्पजेस ऑफ टाइम कीपिंग, यानी किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए इसको यूज करते हैं। सबसे पहले पे और प्रिपरेशन के लिए, यानी टाइम बेसिस वर्कर्स के लिए कि टाइम पे और प्रिपरेशन हमें उसको कितनी देनी है, वेजेस किन पे देनी है। आगे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मीट करना है, लीगल कंप्लाइंस क्या है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंक्रीमेंट करना है, पेंशन देनी, लीव कितनी हुई है, सपोज। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट डिस्टिंक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके पर्पज है। ओवरहेड रेट्स कैलकुलेशन के लिए नहीं, लेबर आवर्स नीड कितने हैं, बेस्ड कितने हैं, ये हमें पता चलेगा। रेगुलरिटी और डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसकी वन लाइन डेफिनेशन अगर हम देखें तो टाइम कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ वर्कर्स अराइवल एंड डिपार्चर टाइम फॉर पेरोल प्रिपरेशन एंड कॉस्ट एनालिसिस पर्पस। अब इसके कुछ मेथड्स भी हैं, मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग और रिकॉर्डिंग। इसको टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं। अब सबसे पहले देखें वर्कर्स, यानी मेथड्स में सिंपल देखें कि वर्कर्स की अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के तीन मेथड्स होते हैं। देखिए कि मैनुअल मेथड्स है, मैकेनिकल मेथड्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं। अब मैनुअल मेथड्स वो हैं जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर हम यूज़ करेंगे, टोकन और डिस्क सिस्टम हम यूज़ करेंगे। अब मैकेनिकल मेथड्स वो होते हैं जिसमें क्लॉक कार्ड, डायल, टाइम रिकॉर्डर यूज़ करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मेथड जिसमें हम स्मार्ट कार्ड यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं मैनुअल मेथड्स। अब एक मैनुअल मेथड में सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर है, यानी इसमें एक रजिस्टर होता है जिसमें एम्प्लॉयज के नाम, आईडी, आने और जाने का टाइम लिखा जाता है। और दूसरी तरफ इसके साथ टोकन डिस्क मेथड होता है, यानी हर वर्कर को एक मेटल डिस्क यानी टोकन मिलता है जिस पर उसका नाम और नंबर होता है। सुबह वर्कर अपना टोकन एक बॉक्स में डालता है और इसे अटेंडेंस मार्क होती है। तो ये दो मेथड हम मैनुअली यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड्स। अब ये पैराग्राफ आप जो लिखा हुआ है सारा आप रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड्स। अब मैकेनिकल मेथड्स में भी दो होते हैं, क्लॉक कार्ड्स और डायल टाइम रिकॉर्ड्स होता है। अब क्लॉक कार्ड क्या होता है कि हर वर्कर को एक कार्ड मिलता है, फैक्ट्री गेट पर टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक होती है। वर्कर अपना कार्ड क्लॉक में डालता है, क्लॉक उस पर एग्जैक्ट टाइम प्रिंट कर देता है। ये सबसे पॉपुलर मेथड है। लेट अराइवल और ओवर टाइम रेड कलर में प्रिंट होता है। अब ये क्लॉक कार्ड के यहाँ पे एक टेबल भी दिखाया गया है कि यहाँ पे एक क्लॉक कार्ड दिखाया गया है कि जैसे मंडे को रेगुलर टाइम, ओवर टाइम कितना किया, टोटल टाइम कितना किया गया, ये सारा कुछ इसमें ये इस तरह का सोल्व होता है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। अब इलेक्ट्रॉनिक मेथड हमें वेस्टेज ऑफ टाइम से बचाते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि मैनुअल और मैकेनिकल मेथड्स प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, बट वो दोनों भी एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूम है। जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम सर्व होता है, जैसे रजिस्टर में लिखने के लिए, क्लॉक को मेंटेन करने के लिए। अब इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसमें है स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड
स्मार्ट कार्ड यानी क्लोड कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड यूज होती है। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। ये टाइम सेविंग है और एरर चांसेस भी इसमें कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जॉब टाइम शीट्स। अब ये क्या होती हैं? जॉब टाइम शीट्स वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वर्कर अपनी डेली एक्टिविटीज और हर जॉब पर कितना टाइम स्पेंड किया ये सब रिकॉर्ड करता है। इसको जॉब टाइम शीट्स का रहता है। अब इसके भी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं, ये देखें हम। यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले देखें कि टाइम पेड फॉर इज प्रॉपरली यूटिलाइज। यानी हमें इंश्योर करना है कि जो टाइम पेड है वो प्रॉपरली यूटिलाइज किया, जिसके लिए हम पे करते हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ है। हर जॉब की लेबर कॉस्ट पता करना है, हर जॉब की लेबर कॉस्ट कितनी है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमाइन करना, आइडल टाइम मिनिमाइज करना। जो आइडल टाइम है जहाँ पे वो फ्री टाइम है उसको हमने मिनिमाइज से मिनिमाइज करना है। आगे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्लियर इंस्ट्रक्शंस शुड बी इश्यूड एंड प्रॉपर फॉर्म्स आर डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग वर्क टाइम। वर्क टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, जरूरी है। अब यहाँ पे एक इसमें ये दिखाया गया है चार्ट है, जॉब और वर्क लीडर, ये टाइम है, टोटल आवर्स है, कॉस्ट कितना है, ये सारा कुछ ये इस तरह की एक रिपोर्ट होती है। अभी प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग द पे रोल। अब ये क्या होता है? पेरोल प्रोसेस करने का मतलब है एम्प्लॉयज को उनकी वेजेस सैलरी कैलकुलेट करना और डिडक्शंस निकालना, नेट पे देना और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। ये 9 स्टेप्स में होता है। अब इनको इन स्टेप्स को आप ध्यान से एक बार देखिएगा, एक बार रीड कीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देती हूँ। अब सबसे पहले कैलकुलेट ग्रोस वेजेस सैलरी, यानी एम्प्लॉयज ने कितना कमाया है ये ग्रोस पे हमने ये 9 स्टेप में हम पेरोल पूरा प्रोसेस करते हैं। कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल, यानी इनकम टैक्स कितना कट करना है, ये इसको सब कुछ पता चलेगा। कैलकुलेट एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, ये सारे 9 स्टेप इजी हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पे स्लिप। अब पे स्लिप क्या होता है? अब पे स्लिप एक डॉक्यूमेंट है जो हर एम्प्लॉय को पेमेंट के साथ दिया जाता है। इससे एम्प्लॉय को पता चलता है कि कितना ग्रोस पे था, कितना डिडक्शन हुआ, ये टैक्स प्रोविडेंट फंड वगैरह, कितना नेट पे मिला, टेक होम पे ने वो होम पे कितनी लेके जा सकते हैं। पे स्लिप ला के मुताबिक देना जरूरी है। चाहे एम्प्लॉय को बैंक ट्रांसफर से पेमेंट मिलती है फिर भी पे स्लिप देना होता है, ताकि एम्प्लॉय को पता चले कि कितना पैसा आया और कितना कहाँ कट हुआ है। और अब ये तैयार कौन करता है? एम्प्लॉयर पे स्लिप प्रिपेयर करता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो करता है और एम्प्लॉय को देता है। पे स्लिप या तो वर्क पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या पोस्ट की जाती है। अब इसके लिए मैंडेटरी आइटम्स कुछ चाहिए होती हैं, जो कि पे स्लिप के लिए मैंडेटरी आइटम्स है। यहाँ पर देखें, ये है। अब इसमें यानी एक पे स्लिप के ऊपर सब कुछ चीज़ें लिखी होनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स का नेम, एम्प्लॉय का नेम, डेट चाहिए होती है, कौन सी डेट को इशू किया है, टोटल ग्रोस पे, बोनसेस, ओवर टाइम, एम्प्लॉयज की पेंशन कंट्रीब्यूशन इफ देयर इज एनी, वो है कि नहीं है, ये सारी कुछ चाहिए होती है। एक पे स्लिप के ऊपर ये कंटेंट होना चाहिए। द पे स्लिप यहाँ पे लिखा है में आल्सो शो एडिशनल, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अगर चाहिए होती है तो एम्प्लॉयज का पेरोल नंबर, ये सब कुछ हम ऐड करते हैं। ये सारा कुछ एक बार रीड कर लीजिएगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट है मेकिंग पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज। अब ये क्या होता है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज को सेट डे पर पेमेंट करनी होती है। पेरोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यू डेट पर वेजेस दिए जाएं, जब देनी चाहिए तब इसके लिए पेमेंट फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। यानी सबसे पहले और एम्प्लॉय देखा जाता है कि नहीं, अगर वीकली पेड एम्प्लॉयज है उनको वीक में वंस एक दफा जरूर मिलनी चाहिए, और जो मंथली है उनको कब देनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे मंथली पेड एम्प्लॉयज विल बी पेड वंस अ मंथ, यानी मंथ में एक बार उनको जरूर देनी चाहिए। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखी जाए कि द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ को उनको देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स डेट उन्होंने रखी हुई है कि इस डेट पर उनको पे करनी है। द लास्ट फ्राइडे और सैटरडे ऑफ द कैलेंडर मंथ, ये सब कुछ रखा गया। एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड देयर वेजेस इन सेवरल वेज। अब जो एम्प्लॉयज हैं उनको मुख्य तरीकों से वेजेस दिए जाते हैं। इन कैश, उनको कैश में दिया जाता है, बाय चेक या उनको चेक के जरिए चेक इशू किया जाता है, बाय बैंक ट्रांसफर या उनको बैंक से ट्रांसफर किए थे थ्रू द बैंक ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ये भी एक सिस्टम होता है, तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है वो क्या तरीका यूज करती है वेजेस को सेंड करने के लिए। अब ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आज का लेक्चर लेंथी हो गया है क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जांपल्स हैं ये इजी है, इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर ना सॉल्व हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे। अल्लाह हाफिज़।